नमस्कार, स्वागत है आपका पत्रकार की पंचायत में। आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है जो गाजीपुर और बनारस दोनों जगह बेस्ट डॉक्टरों में आते हैं। होम्योपैथी के डॉक्टर हैं। बनारस में भी अगली बाजार में इनका क्लिनिक है। तो मनीष पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद आपका। डॉक्टर हमारे लिए भगवान समान होता है। इंसान से वो भगवान का रूप ले लेता है क्योंकि वो हमारे हर इलाजों को वो सही करता है। होम्योपैथी के द्वारा भी कई सारे इलाजों को सही किया गया है, लेकिन बहुत सारे मिथ्स भी बने हुए हैं कॉमन लोगों में। तो आज हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, ये सारे मिथ्स को दूर करेंगे। ये बताएंगे कि होम्योपैथी किन लोगों को सूट करता है और होम्योपैथी की दवा कैसे कारगर होती है आम जनता में। तो आइए शुरू करते हैं इस शो में। तो डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताएं। मैंने जबलपुर से होम्योपैथिक BHMS किया है और वहाँ मैं 5 साल WHO में वर्क किया और यहाँ 2010 से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये क्लिनिक आरोग्यम चिकित्सालय रौजा मोहनलाल का पोखरा गाजीपुर में स्थित है और इसको मेरे ग्रैंडफादर 1962 से रन करा रहे थे और मैं 3rd जनरेशन हूँ। ये ईश्वर की कृपा है कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मैं वाराणसी में भी प्रैक्टिस करता हूँ। यह मेरा परिचय है। बहुत बहुत धन्यवाद। बताएं। तो डॉक्टर साहब, एक सवाल है मेरा, आप डॉक्टर भी हैं, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि आप डॉक्टर बने? प्रेरणा घर से ही मिली। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 3rd जनरेशन है हमारा। हमारे ग्रैंडफादर डॉक्टर थे। हमारे घर में हमारे फादर डॉक्टर हैं, हमारे बड़े पिताजी डॉक्टर हैं। तो कहीं ना कहीं मैं डॉक्टर फैमिली से ही बिलोंग करता हूँ। इसलिए बचपन से ही जो होम्योपैथी की मीठी गोलियों को देखकर हम बड़े हुए, खा के बड़े हुए, वही प्रेरणा मेरे दिमाग में बहुत दिनों तक चलती रह गई। तो मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है डॉक्टर साहब कि लोगों को बताएं, ऑडियंस को बताएं कि होम्योपैथी आखिर है क्या? होम्योपैथिक बहुत ही सुलभ और डायनेमिक पैथी है। डायनेमिक हम इसलिए कह रहे हैं कि होम्योपैथी का असर कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा है, कुछ लोगों के लिए बहुत कम है। ईश्वर तो होते हैं बट दिखते नहीं हैं। जो महसूस करना चाहेगा उसी को ईश्वर दिखेंगे। अगर महसूस करना आप नहीं चाहेंगे तो आपके सामने ईश्वर आएंगे और जाएंगे, आप महसूस नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी तरह होम्योपैथिक है। होम्योपैथिक को अगर आप समझना चाहते हैं तो इसको यूज करिए, इसको महसूस करिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो चीज दिखती नहीं है उसमें डायनेमिक पावर बहुत होता है। जैसे लाइट दिखती नहीं है, जब जलती है तभी दिखती है। इसमें डायनेमिकसिटी वो है कि पावर हाउस से बटन दबाए और यहां बिजली आ गई। ठीक उतना ही डायनेमिसिटी होम्योपैथिक में भी है। आप एक डोज पे लें और आपका वर्क वहीं से होना शुरू हो जाता है। लेकिन इसमें कुछ श्रोतागणों को लगेगा कि मैं वहां से ट्रीटमेंट करा रहा हूं, मुझे रिलीफ नहीं होता है। बिल्कुल ऐसी बात है। होम्योपैथिक में सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन बहुत जरूरी है। जैसे आपने सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन की बात की होम्योपैथिक में, तो आपको क्या लगता है कि जैसे कि होम्योपैथी की जो दवाएं हैं वो कारगर तो हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे मरीज हैं जिनको होम्योपैथी की दवा स्पेशली लेनी चाहिए? हर टाइप के पेशेंट, चाहे वो एक्यूट हो या क्रॉनिक हो। एक्यूट मतलब तुरंत की बीमारी और क्रॉनिक मतलब पुरानी बीमारी। हर टाइप के ऐसे पेशेंट जो किसी भी बीमारी से सफर कर रहे हैं, खास करके जो मेरा एक्सपीरियंस है डिप्रेशन में, आपको कोई माइंड में कोई पैनिक सिटी है, कोई डर बैठा हुआ है, कोई टेंशन बैठा हुआ है, आप कहीं परेशान हैं, कहीं घबरा रहे हैं, आपको एब्डोमेन प्रॉब्लम है, गैस्ट्राइटिस है, आपको गाउट है, अर्थराइटिस है, सियाटिका है, इन हर चीजों में होम्योपैथी का मैंने मेडिकल रिजल्ट देखा है। बहुत सारे ऐसे इंडिया में डॉक्टर हैं जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जैसे दिल्ली में मैं कई ऐसे डॉक्टरों को देखा जो होम्योपैथिक से सिर्फ आई का इलाज कर रहे हैं। आई होम्योपैथिक हॉस्पिटल खोल के बैठे हुए हैं। ये बहुत अच्छा है। तो डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल एक और था कि लोगों का जैसे एक मिथ बना हुआ है या लोगों का कहना है कि होम्योपैथी की हम दवा लेते हैं, सही भी जाती है, लेकिन बड़ी लंबी दवा उसकी चलती है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि होम्योपैथी जो है पहले जो उस मरीज में जो क्या कहते हैं बीमारी है उसको बढ़ाती है। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, होम्योपैथिक में बीमारियां बढ़ती नहीं हैं। बस इसको ऐसे समझिए कि यहाँ से आप ट्रेन पकड़े बनारस पहुंच गए, यानी कि आपकी बीमारी उतनी दूरी तय कर चुकी है। लेकिन जब आप वापस आएंगे तो क्या उतने स्टेशन नहीं पड़ेंगे, आप सीधे गाजीपुर लैंड कर जाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है।
आप जब वहां से बनारस से रिवर्स आएंगे, यानी कि आपकी बीमारी जब रिवर्स आएगी, तो वो हर स्टेशन पड़ेगा जो जाते हुए पड़ा है। होम्योपैथिक इसी सिद्धांत पे काम करती है, पैलिएटिव ट्रीटमेंट नहीं है, आपकी बीमारी को दबाती नहीं है, लेकिन जब आपकी बीमारी का हीलिंग होगा तो वो जितने सिम्टम जो पहले आ चुके हैं वो सिम्टम थोड़े बहुत आपके सामने दिखेंगे। ऐसा होता है। सपोज करिए कि आपको कोई गंदगी साफ करना हो, तो क्या आप सेंट परफ्यूम मार के गंदगी को खत्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आप जब उसकी सफाई चालू करेंगे तो दुर्गंध, स्मेल और बढ़ जाएगा, और इससे क्या होगा, आपको ऐसा लगेगा कि बहुत गंदा था यहाँ पे, लेकिन एक बार सफाई हो जाने के बाद वही चीजें बहुत अच्छी दिखती हैं। तो डॉक्टर साहब, मेरा एक और सवाल है होम्योपैथी के बारे में। जैसे कि आपने थोड़े बहुत सिम्टम्स के बारे में बताया, साइड इफेक्ट्स, मेन साइड इफेक्ट्स क्या है? आपको क्या लगता है कि होम्योपैथी की दवा लेने के बाद मेन साइड इफेक्ट्स क्या है इसके? होम्योपैथिक की दवा का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जीरो साइड इफेक्ट। जो चीजें डायनेमिक पावर में है उसका क्या साइड इफेक्ट होगा? नेचर है, प्रकृति है, मिट्टी, पानी, धूप, हवा और खुली आकाश। जो होम्योपैथिक के जो फादर थे डॉक्टर हेनीमैन सर, उन्होंने जब इस पैथी का खोज किया, आप श्रोतागण को जान के ये बहुत अच्छा लगेगा और बहुत आश्चर्य होगा कि होम्योपैथिक एक ऐसा चिकित्सा पद्धति है जिसमें मिनरल से मेडिसिन बनी है, एनिमल किंगडम से मेडिसिन बनी है, प्लांट किंगडम से मेडिसिन बनी है। मतलब मेरे नेचर में जो चीज है उसी को पोटेंटाइज करके हम लोग मेडिसिन बनाए हैं। जैसे हमारे यहाँ ऑरम मेटेलिकम आता है, ये सोना से बना हुआ है। प्लेटिनम आता है, ये प्लेटिना से बना हुआ है। ये धातु की बात हो गई। अगर एनिमल किंगडम में बात किया जाए तो स्नेक ग्रुप की, जो सांप से बहुत सारी दवाएं बनी, और ये सभी दवाएं विभिन्न बीमारियों में काफी कारगर है, इवन कैंसर तक के बीमारियों को ठीक करते हैं। जैसे हम लोगों में होम्योपैथी का जो प्रिंसिपल है वो क्या है कि लोहा लोहा को काटता है, तो इसी प्रिंसिपल पे हम लोगों में कैंसर के लिए दवा बनी है कार्सोनोसिन। वो कैंसर के ही डीएनए को लेकर बना गया है। ये नोसोड में आते हैं। होम्योपैथिक बहुत अच्छी चिकित्सा पद्धति है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कैंसर की भी बात की यहाँ पे, तो आपको क्या लगता है भारत में जो है अभी कैंसर की जो दवाएं आ रही हैं वो शायद इतनी कारगर नहीं आ रही, या आपके नजर में कोई ऐसा बड़ा मेडिकल सपोर्ट दिख रहा है कैंसर के लिए, या दवा आ रही है? कैंसर के लिए काफी खोज हो रहा है। एलोपैथिक में तो कीमो है, मेडिसिन है, उसके बाद मृत्यु है, यही उसका स्टेज है। क्योंकि मैक्सिमम 90% लोग जो भी कीमो चढ़ाते हैं उनकी बॉडी के जो इंपॉर्टेंट सेल होते हैं वो भी साथ में मरते हैं। तो कहीं ना कहीं कीमो अच्छी थेरेपी है, बट जो हमारे इंपॉर्टेंट सेल डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, डाई हो रहे हैं, उसकी रिकवरी नहीं हो पाती है। पेशेंट दिन प्रतिदिन कमजोर होता चला जाता है। हमारी पैथी की बात करें, बहुत सारे रिसर्च हुए हैं और बहुत सारे पेशेंट इससे ठीक हो रहे हैं। लखनऊ में, अहमदाबाद में, जयपुर में काफी प्राइवेट हॉस्पिटल कैंसर होम्योपैथिक रिसर्च सेंटर खुल चुके हैं। मेरा डॉक्टर साहब एक और सवाल था आपसे कि मैंने जितना पूर्वांचल के एरिया में देखा है, होम्योपैथी से लोग बहुत खुश भी हैं। आपको क्या लगता है इधर के ईस्ट यूपी में किस तरह के मरीजों को आप ज्यादा देखते हैं? पूर्वांचल में सबसे ज्यादा अगर पेशेंट आते हैं तो हाथ पैर कमर के दर्द के लिए हमारे पास सबसे ज्यादा पेशेंट आते हैं। उसका कारण है, लोग पहले से काम करना कम कर दिए हैं, साइकिलिंग लोगों की बंद हो गई है। लेडीज हैं, घर में जो भी काम था, पहले मसाला पीसना था, हम लोग पत्थर का यूज करते थे, सिल का यूज करते थे, बट वो चीजें खत्म हो चुकी हैं। तो मुझे ये लगता है कि इस बेल्ट में लोग एक्सरसाइज या फिर हेल्थ के प्रति उतने अवेयर नहीं हो पाते हैं जितना चाहिए। जैसे अब हेल्थ के प्रति अवेयर तो हैं, बट कोई वर्क नहीं है। एसी में लोग रहना शुरू कर दिए, बाहर घर के बाहर पहले लोग छत पे सोया करते थे, वो भी लोगों ने छोड़ दिया। तो प्रकृति से हम जितना दूर भागते जाएंगे उतनी बीमारियां होंगी, और ज्यादा से ज्यादा जो बीमारियां हो रही हैं वो हाथ पैर का दर्द है, गठिया है, अर्थराइटिस है, इसके पेशेंट इस बेल्ट में बहुत मिल रहा है। ये बहुत बढ़िया पॉइंट आपने उठाया कि फिजिकल जो है एक्सरसाइज वगैरह या जो भी वर्कआउट है हमसे अब नहीं हो रहा है, या आज की जनरेशन से नहीं हो रहा है। लेकिन एक समस्या ये भी है कि जिस तरह के प्रोफेशंस लोगों के पास हो गए हैं, जैसे किसी का वर्क फ्रॉम होम है, तो इस कंडीशन में आपको क्या लगता है कितना समय लोगों को वर्कआउट में या फिजिकल एक्सरसाइज में देना चाहिए? मिनिमम आधे घंटे। अगर आप आधा घंटा में रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपकी बॉडी का टॉक्सिक पदार्थ बाहर आता रहेगा, पसीने निकलते रहेंगे और आप कहीं ना कहीं हेल्थ के प्रति बहुत अच्छा फील करेंगे। तो यहाँ पे डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात बताई कि मिनिमम आधा घंटा,
और ये बात बिल्कुल सही भी है, अगर हम आधा घंटा वर्कआउट में दे दें, फिजिकल एक्सरसाइज में दे दें, तो ये हमारे बॉडी के लिए अच्छा है। अब वही आधा घंटा आज के जनरेशन में लोग रील देखने में दे रहे हैं, रील स्क्रॉल कर रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब से एक और सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो ये, मैं उस पे सोशल मीडिया पे नहीं जाना चाहता हूँ, ये दूसरे टॉपिक पर नहीं जाना चाहता हूँ मैं, लेकिन ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई इंसान लगातार एक जगह पर बैठा हुआ है तो उसको सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो सकती है उसकी बॉडी में? देखिए, जैसे सोशल मीडिया का आपने बात किया, लोग बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं। हमें अत्याधुनिक चीज़ों के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि आने वाली जनरेशन, हम एक ऐसी सदी में हैं और जो भी यहाँ पे चल रहा है वो हम उसके पार्ट हैं, हम उसके हिस्सा हैं। लेकिन अति सर्वत्र वर्जते, पानी पी के हम जिंदा हैं और बहुत पानी पीकर मृत्यु को भी प्राप्त होते हैं। इसी खाना को खा के हमारी लंबाई बढ़ रही है, चौड़ाई बढ़ रही है, ऊंचाई बढ़ रही है, और इसी खाने को अगर हम ठूस ठूस के खाते हैं तो फूड पॉइजनिंग हो जाता है। तो अति नहीं करना चाहिए। आप सोशल मीडिया का यूज करें, आधे घंटे सुबह देख लें, आधे घंटे शाम को देख लें। सोशल मीडिया एक कम्युनिकेशन है, न्यूज को जानने के लिए, सबके बारे में जानने के लिए, एक दूसरे के हाल चाल लेने के लिए, एक दूसरे का बर्थडे विश करने के लिए, एक दूसरे के कम्युनिकेट करने के लिए, न कि उसको 6 घंटे 8 घंटे लगातार एक जगह बैठ के आप उसका एंजॉयमेंट करें। तो डॉक्टर साहब ने यहाँ पे एक और डोज बता दिया कि आधे घंटे सुबह, आधे घंटे शाम। ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया से हमें बहुत कुछ नहीं मिलता है अगर जब तक हम प्रोफेशन से नहीं जुड़े हैं। मेरा अब एक ऐसा सवाल है जो कि रिसेंटली में इसके ऊपर पूरी दुनिया, तमाम लोग देख रहे हैं। भारत में अभी कोलकाता में जिस डॉक्टर के साथ रेप भी हुआ, काफी विभत्स रेप भी हुआ, और डॉक्टरों ने एक मांग भी उठाई कि हमें सेफ्टी के लिए कंसर्न है, हमारी सेफ्टी के लिए प्रॉब्लम्स हैं। तो डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है आपसे कि आपके अनुभव के अनुसार, आप खुद भी एक डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर को सेफ्टी कितनी जरूरी है और क्या लगता है, क्या कंसर्न है भारत में डॉक्टर्स की सेफ्टी के लिए? सर, सेफ्टी डॉक्टर के लिए नहीं, इस जगत में जितने प्राणी, जितने मनुष्य आए, सबके लिए सेफ्टी जरूरी है। चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, प्रधानमंत्री हो या कोई गरीब आदमी हो, सेफ्टी हमारा अधिकार है। सरकार को इस चीज को माननी चाहिए। दिन प्रतिदिन जहां देखिए डॉक्टरों के ऊपर अटैक हो जाना। अभी मैंने एक वीडियो देखा, कहीं यूपी में ही था, डॉक्टर को जो है लोग लात जूते घूंसे से मार रहे हैं। सर, ये बहुत ही ज्यादा अमानवीय है। हम इसका कहीं से समर्थन नहीं करते, और कोई भी मानव, कोई भी डॉक्टर या कोई भी सभ्य समाज इसका समर्थन नहीं कर सकता है। सेफ्टी पॉइंट सबके लिए जरूरी है। जो कोलकाता में घटना घटी है, इसकी हम बहुत घोर निंदा करते हैं। ऐसा घटना हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में हमारे देश में तो ना हुई। डॉक्टर साहब, एक मेरा सवाल है, मतलब साइकोलॉजी से रिलेटेड एक सवाल है। क्या लगता है आपको कि जैसे कि जो भी रेपिस्ट हैं, आखिर वो इस घटना को क्यों अंजाम दे रहे हैं? मतलब उनके, अगर आप दिमाग को पढ़ पाए, क्योंकि अभी डॉक्टर हैं, कहीं ना कहीं साइकोलॉजी की नॉलेज आपको भी है, तो उनकी मेंटेलिटी के बारे में आप क्या कह सकते हैं? और सर, हम अपने होम्योपैथी के भाषा में इस चीज को बताएंगे कि जो रेपिस्ट होते हैं, जो मर्डर करते हैं, जो लोगों के साथ क्रूएल्टी करते हैं, रेपिस्ट तो हैं, लेकिन जो जानवरों के साथ क्रूएल हो जाते हैं, अपने एंजॉयमेंट के लिए जानवरों को मार रहे हैं, ये भी एक तरह का घोर अपराध है। और ये भी एक मानवीय जाति को देखा जाए तो ये शोभा नहीं देता है। लेकिन जो अपने हमारे होम्योपैथिक भाषा में कहा जाता है कि ऐसे लोग जो है बहुत ज्यादा उग्र होते हैं, क्योंकि इनके जितने हार्मोन के लेवल होते हैं ये सभी उच्च कोटि के होते हैं, और क्रूएल्टी में इनको हॉबी मिलती है, इनको मजा आता है। जैसे आप कैसे महसूस कर सकते हैं कि कोई किसी के इतने टुकड़े कर सकता है? ये कोई भी इंसान होश में या नशे के बाद भी ऐसा नहीं कर सकता है जब तक वो क्रूएल ना हो, जब तक उसकी मानवता न मरी हो। ये लोग एक टाइप ऑफ इंसैनिटी का कारण है, ये एक पागलपन है, और इनको समाज से बहुत दूर कर देना चाहिए। तो डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि एक पागलपन है, और इसके लिए सरकार को भी कानून बनाने चाहिए, उनको दूर करना भी चाहिए। मेरा बस कुछ सवाल और बचा है डॉक्टर साहब से। होम्योपैथी को आप फ्यूचर में कैसे देखते हैं, कैसे ये एक्सपेंड हो रहा है? अब फ्यूचर क्या सर, हम वर्तमान की बात करेंगे। अभी WHO का एक सर्वे हुआ है जिसमें होम्योपैथिक पूरी दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट पैथी के रूप में निकल उभर के आई है। अगर एलोपैथिक इमरजेंसी के बाद कोई कहीं मूव करता है तो वो होम्योपैथी की ऐसी पैथी है जिधर लोग मूव कर रहे हैं। और आने वाले भविष्य में, आने वाले 5 ईयर 10 ईयर में होम्योपैथिक, एलोपैथिक, ये सभी एक समान एक साथ चलेंगे। जितनी जरूरी हमारे लिए एलोपैथिक की है, उतना ही जरूरी हमारे लिए होम्योपैथिक की है। हाँ, लोगों को जरूर समझना चाहिए, गोली लग गया हम कुछ नहीं कर सकते, वो एलोपैथी का पार्ट है।
एक्सीडेंट हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता, वो एलोपैथी का पार्ट है। बट किसी को डिप्रेशन है, किसी को सुसाइडल थॉट आ रहा है, वहां मॉडर्न साइंस कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वहां इमोशन का इलाज नहीं हो सकता है। इमोशन को जानने के लिए कोई तरीका नहीं है, कोई लैब टेस्ट नहीं है कि इसके इस सामने वाले के अंदर क्या चल रहा है, वो क्यों डिप्रेशन में, क्यों मरना चाहता है, क्यों हाथ काट रहा है, क्यों ट्रेन के नीचे जाना चाहता है, क्यों सुसाइड कर रहा है, या फिर लोग डिप्रेशन में अपने घर के लोगों को मार के खुद भी सुसाइड कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे न्यूज आए हैं। ऐसा कोई कैसे कर सकता है? एक जरा सा सुई के हाथ में अगर लगेगा तो आपको दर्द होगा, और वही आदमी गला काट ले रहा है, अपना बीवी बच्चों को मार के अपने मर जा रहा है। ऐसा क्या है? तो इसके लिए होम्योपैथिक बेस्ट पैथी है और इसका भविष्य बहुत उज्जवल है। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है, जैसे आपने एलोपैथी का भी जिक्र हल्का सा कर ही दिया, तो आप क्या लगता है कोई छोटा सा बेसिक डिफरेंस बताइए जो होम्योपैथी और एलोपैथी में लोगों को पता चले। सर, होम्योपैथिक सिम्टम बेसिस्ड पैथी है। ये जो है सिम्टम के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करती है। इसका ट्रीटमेंट में जो हम डोज देते हैं वो बिल्कुल माइनर टू माइनर डोज होता है, उसमें मेडिसिनल डोज कम होता है, डायनेमिक डोज ज्यादा होता है, इसलिए ये सेफ पैथी है और ये बहुत तेजी से काम करता है। सर, डायनेमिक बार बार मैं नाम ले रहा हूं, बट डायनेमिक डोज बहुत सारे श्रोता नहीं समझ पा रहे होंगे। अभी बीच में कोरोना आया था। कोरोना क्या था? एक डायनेमिक पावर था, दिख किसी को नहीं रहा है लेकिन नचा पूरी दुनिया को रहा है, पूरा दुनिया उसके पीछे नाच रहा था। कोरोना ऐसी शक्ति, अमेरिका, चीन, भारत, ये इतनी बड़े शक्तिफुल जो है पावरफुल देश हैं, कंट्री हैं, और ये तक उनका नहीं बिगाड़ पाए। क्यों? वो दिख नहीं रहा है, और जो चीज दिखती नहीं उसमें ताकत बहुत होता है, इसीलिए हम गॉड को बहुत मानते हैं, क्योंकि उनके में जो डायनेमिक शक्ति है वो शक्ति कहीं नहीं मिलेगी। सर, होम्योपैथिक बहुत शक्ति है, एलोपैथिक अपनी जगह पे बहुत अच्छी है। एलोपैथिक अगर न रहे तो आज इतना एक्सीडेंट हो रहा है, लोगों का सर फट जा रहा है, लोगों की हाथें कट जा रही हैं, गोली लग रहा है। आज एलोपैथी के लिए थैंक है कि जो बचा रहा है। सर, दोनों पैथी बहुत अच्छी है। जैसे समाज में सबकी जरूरत है, वैसे समाज में हर पैथी की जरूरत है। ये लोगों को समझना चाहिए कि मुझे किस पैथी के पीछे आज जाना है। अब समय भी थोड़ा हमारे पास कम बचा हुआ है, लेकिन मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, शायद आप अगर उसको एक सेंटेंस में या एक वर्ड में उसका आंसर कर सके। होम्योपैथी बेस्ट है या एलोपैथी बेस्ट है? सर, हम दोनों को बेस्ट कहेंगे फिर से, लेकिन आपको समझने के ऊपर है। आप वो चीज पूछ रहे हैं कि खाना भी बेस्ट है या पानी बेस्ट है। दोनों की जरूरत है अपने जगह पे, दोनों के बगैर किसी को काम नहीं आएगा। ऐसा कोई आदमी नहीं है, चाहे कोई होम्योपैथिक डॉक्टर नहीं, कि जीवन में एलोपैथिक डॉक्टर के पास न गया हो, और ऐसा कोई एलोपैथिक डॉक्टर न मिलेगा जो जीवन में किसी होम्योपैथिक डॉक्टर को न जानता हो या फिर होम्योपैथी की मीठी गोली न खाया हो। दोनों की जरूरत है, और उतना ही जरूरत है जैसे हमारी बॉडी में डिसिप्लिन की जरूरत है, हमारे हेल्थ की जरूरत है। कि मनीष पांडे जो डॉक्टर साहब हैं हमारे, इन्होंने कैसे बहुत बढ़िया से बताया कि एलोपैथी होम्योपैथी में क्या अंतर है। होम्योपैथी के मिथ्स भी इन्होंने क्लियर कर दिए, और शायद इस वीडियो को देखने के बाद या आपको इनकी बातें सुनने के बाद बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और हम आगे भी चाहते हैं कि आप जो है व्यूअर्स जो है हमारे साथ डॉक्टर साहब के साथ कनेक्ट रहें, क्योंकि डॉक्टर साहब का जो नॉलेज है वो होम्योपैथी और एलोपैथी से भी बढ़ के है। ये मेंटली तरीके से भी किसी को जान सकते हैं, और जिस तरह से इन्होंने बताया सिंपल टर्म्स में, क्योंकि डॉक्टर बनना या डॉक्टर में जो भी चीज जो उसमें टर्म्स होती हैं वो बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन डॉक्टर साहब ने बड़े आसानी से बताया है। तो आज के हमारे पत्रकार की पंचायत में इतना ही। आगे देखने के लिए बने रहें, और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जरूर से जरूर आगे बने रहें। धन्यवाद। मेरी शुभकामनाएं आप सभी से। आप सभी बहुत हेल्दी रहें, खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। कभी अगर मेरी नीड हो तो मुझे याद करें। धन्यवाद।